हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। मैं सौम्य चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नए लेक्चर के साथ, जिसका नाम है 10 कदम कामयाब होंगे हम। यानी कि 10 क्वेश्चन हम रोज सॉल्व करने वाले हैं। तो उसी का दूसरा लेक्चर आज फिर लेकर आया हूं मैं। कल हमने देखा था 1919 एवं 1935 के अधिनियम से जो जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, जो जो प्रश्न आ सकते हैं, वो देखे थे। आज उसी का पार्ट 2 देखेंगे। यानी कि कुछ प्रश्न रह गए थे 1919 एवं 1935 से, उसी का हम आज आगे का पार्ट देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हमारा एक टॉप 100 का बैच चल रहा है 2020 के लिए, जिसमें आपको 7500 रुपए सिर्फ पे करने हैं। उसके अंतर्गत आपको प्रीलिम्स मिल जाएगा, 2020 का मेंस मिल जाएगा, साथ में इंटरव्यू, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स, टीचर के साथ इंटरेक्शन, जितनी सारी चीजें हैं मेंस को लेके, प्रीलिम्स को लेके, जितने कंफ्यूजन है वो सारे आपके दूर हो जाएंगे। जब तक हमारे 100 बच्चे पूरे नहीं होते, एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जिस दिन हमारे 100 बच्चे पूरे हो जाएंगे उसी दिन हम कोर्स की कीमत कर देंगे 9,999 वापस। ठीक है, तो अभी आप जाके परचेज कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्न श्रृंखला। ठीक है, प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है कि किस अधिनियम की जांच हेतु साइमन आयोग भारत आया। वो कौन सा अधिनियम था जिसकी जांच के लिए पहले ही डिसाइड कर लिया था कि 10 साल बाद साइमन कमीशन भारत आएगा। पहला 1909, दूसरा 1919, तीसरा 1935 और चौथा 1940। किस अधिनियम की जांच हेतु साइमन कमीशन भारत आया, साइमन आयोग भारत आया? इसका सही उत्तर है 1919। 1919 की जांच के लिए, जब 1919 का अधिनियम बना, सारे घोषणाएं हो गई कि ये चीजें होना है। एक दो मैं आपको बता देता हूं। एक तो उत्तरदायी शासन, सबसे बड़ी घोषणा। दूसरी घोषणा ये थी कि भारत सचिव की जो वेतन थी वो भारत की संचित निधि से जा रही थी। उस पर भारतीयों को बहुत ज्यादा आपत्ति थी। भैया तुम अपना सचिव रख रहे हो, तुम अपनी परिषद रख रहे हो, वेतन हमारे यहां से दे रहे हो। तो उन्होंने बोला कि चलो हटाओ, हम ब्रिटिश कोष से वेतन देंगे, यानी कि भारत का पैसा नहीं खाएंगे। एक तो ये घोषणा, और भी जितनी घोषणाएं हुई थी उन्हीं की जांच के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। और भारत कब आया था? पहले तो ये देख ले, साइमन कमीशन गठित कब हुआ भैया। साइमन कमीशन गठित हुआ था 8 अक्टूबर 1927 को। इसने भारत का 2 बार अच्छे से भ्रमण किया, 2 बार अच्छे से चीजें देखी कि क्या क्या चल रहा है, क्या जो चीजें हमने बोली थी वो पूरी हुई और नहीं हुई तो उसमें क्या क्या कमियां हैं, ये भी इनने बताई। ठीक है, इसके बाद एक श्वेत पत्र आया। श्वेत पत्र कब आया था? गोलमेज सम्मेलन जो तीसरा हुआ था उसमें एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। जब श्वेत पत्र जारी हुआ था वो किसकी समीक्षा के लिए हुआ था? साइमन आयोग की ही समीक्षा के लिए हुआ था। नीचे अभी अगला क्वेश्चन गोलमेज सम्मेलन का भी है, वो भी हम देख लेंगे। पहले ये प्रश्न आपको समझ में आया कि किस अधिनियम की जांच हेतु साइमन आयोग भारत आया था? इसका सही उत्तर है 1919। 1919 अधिनियम की जांच हेतु साइमन आयोग भारत आया था। और साइमन आयोग का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1927। यानी कि एक प्रश्न देखा, उसके साथ आपका तुरंत के तुरंत दूसरा फैक्ट कवर हो गया। हुआ कि नहीं? किस अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई? एक सेकंड, किस अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई? 1909, 1919, 1935 या फिर 1927? किस अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ या स्थापना हुई? इसका सही उत्तर होगा 1935। 1935 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना तो हुई थी, साथ में एक चीज और हुई थी, जिस अच्छी चीज थी, सीएजी की भी स्थापना हुई थी, सीएजी का भी गठन हुआ था, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। ठीक है, इसका भी गठन कब हुआ था? 1935। काफी सारी ऐसी चीजें थी जो 1935 के अधिनियम में अच्छी थी। ठीक है, तो अब एक चीज और है कि जब आप वेब सीरीज देखते हैं, जितना टाइम उसमें लगाते हैं उससे अच्छा अगर आप 15 मिनट का वीडियो अगर 1.5 या 1.75 पर भी करके देखेंगे तो भी आप एक वीडियो को 8.5 से 9 मिनट में देख लेंगे। आपका रिवीजन ही होगा। जितने बार, ऐसा नहीं कि एक बार एक वीडियो देख लिया खत्म किया, जितने बार आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट लगाएंगे आप प्रीलिम्स के उतने ही ज्यादा करीब होते जाएंगे। और प्रीलिम्स मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि अगर प्रीलिम्स एक बार रुकता है तो आप ये मान लीजिए कि प्रीलिम्स हर बार रुकता है। अगर आपने प्रीलिम्स की एक बार अच्छे से तैयारी कर ली तो आप हर बार प्रीलिम्स निकालेंगे। और मेंस तो ऐसा है कि आप एक बार प्रीलिम्स की तैयारी कर लीजिए अच्छे से,
फिर मेंस तो निकल ही जाएगा, मेंस में बैठने का मौका तो मिलेगा ना एटलीस्ट। तो 1919 के अधिनियम के अनुसार विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का था? 1919 के अधिनियम के दौरान, 1919 के अधिनियम के तहत विधान परिषद का जो कार्यकाल था वो कितने वर्षों का था? लास्ट लेक्चर में हमने द्विसदनात्मक व्यवस्था देखी थी, उसमें दो चीजें देखी थी, एक राज्य परिषद देखा था, दूसरा विधान परिषद देखा था, उसके सदस्य भी देखे थे। अगर आपको ये चीज समझनी है तो पिछले लेक्चर को जरूर देखना। इसका सही उत्तर है 3 वर्षों का था, यानी कि 1919 के अधिनियम के अनुसार विधान परिषद का जो कार्यकाल था वो 3 वर्षों का था, 3 वर्षों के था। और साथ साथ अगर हम राज्य परिषद की बात करें तो राज्य परिषद का जो कार्यकाल था, मनोनीत सदस्य मैंने बताए थे पिछले लेक्चर में कितने हो सकते हैं और कितने निर्वाचित हो सकते हैं। जो राज्य परिषद है उसका कार्यकाल होगा 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। इस चीज को अच्छे से याद रखना। मान के चलो मैंने यहाँ विधान परिषद पूछ लिया और पेपर वाले ने राज्य परिषद पूछ लिया, तो मैंने दोनों चीजें बता दी कि आप ये ना बोल पाओ कि सर आपने ये नहीं बताया था। एक सेकंड, अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां थी? 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन पढ़ के सुना रहा हूं। 321 धाराएं 10 अनुसूचियां, 421 धाराएं 15 अनुसूचियां, 323 धाराएं 11 अनुसूचियां या फिर 424 धाराएं 13 अनुसूचियां। क्या होगा इसका सही उत्तर? फिर से बता रहा हूं, 321 धाराएं 10 अनुसूचियां, 421 धाराएं 15 अनुसूचियां, 323 धाराएं 11 अनुसूचियां या फिर 424 धाराएं 13 अनुसूचियां। छोड़ दूं इस प्रश्न को, बताओगे आप कमेंट करके? कमेंट से याद आया, लास्ट के लेक्चर में मैंने 2 प्रश्न पूछे थे। 2 में से एक प्रश्न था कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है अभी भारतीय संविधान में? तो इसका सही उत्तर है 1, 2, 3 यानी कि 123 में दी गई है। सॉरी मैं स्टार्टिंग में नहीं बता पाया हूं, अभी आप सुन लीजिए, 123 में दी गई है। और दूसरा पूछा था कि जो स्टेटमेंट आए थे मांटेग्यू घोषणा को लेके, काफी सारे स्टेटमेंट थे, तो उनमें से एक स्टेटमेंट आया था कि सूर्य विहीन उषा काल के समान है मांटेग्यू घोषणा, इसकी संज्ञा दी थी। तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था? तिलक जी ने। ये दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। इसका छोड़ रहा हूं, आप कमेंट करके बताना, अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको पक्का बताऊंगा। ये मत सोचना कि मुझसे बना नहीं है, मुझसे बन जाएगा, लेकिन मैं आपका देख रहा हूं कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की इसमें लिखना था केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की स्थापना कब की गई या की गई? तो कब की गई? 1935 में की गई, 1937 में की गई, 1947 में की गई या 1999 1919 में की गई? किस में की गई? द्वैध शासन कब आया केंद्र में? सीधी सीधी सी बात। प्रांतों में तो हमने पढ़ा था 1919 में आया, और उसी लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि केंद्र में 1935 में आया था। प्रांतों में 1919 और केंद्र में 1935 में आया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1935 में आया था केंद्र में, और 1919 में आया था कब? क्या आया था? सॉरी हाँ, प्रांतों में आया था। और 1935 में प्रांतों से हटा के केंद्र में ले आए थे, प्रांतों में क्या कर दिया था? स्वायत्त। अगला प्रश्न है 6वां, गोलमेज तृतीय, तीसरा लिखा है, गोलमेज थर्ड सम्मेलन किस वर्ष बुलाया गया? 1932, 1931, 1919, 1930। एलिमिनेशन करना सीख जाइए। पहले ही बोला मैंने कि अगर आपको इस टॉपिक की जानकारी नहीं है तो किसी और की तो होगी ना। जरूरी है गोलमेज सम्मेलन तीसरा ना पढ़ा हो सकता दूसरा पढ़ा हो, दूसरा पढ़ा हो सकता पहला पढ़ा हो। तो पहला कब हुआ था? 1930 में। दूसरा कब हुआ? 1931 में। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है ये वाला होगा नहीं, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1932। 1932 में बुलाया गया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें ऐसा एक भी व्यक्ति शामिल नहीं किया गया था जो कि अंग्रेज विरोधी था, ठीक है, इसमें ऐसा एक भी व्यक्ति शामिल नहीं किया गया था जो कि अंग्रेज विरोधी था। इसमें एक श्वेत पत्र आया था। श्वेत पत्र किसकी समीक्षा कर रहा था? साइमन कमीशन की, चेक कर रहा था कि सही है या नहीं। उसी में काफी सारी बातें लिखी गई थी। तो 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। काफी सारी घटनाएं भी हैं 1919 से 1935 के बीच में, जैसे एक पूना समझौता है, दूसरा ये गोलमेज सम्मेलन 1, 2, 3 है, लखनऊ समझौता भी बीच में हुआ था। ये सारी चीजें हुई थी। तो इन पे भी अगर होगा जरूरत समझ में आएगी कि ये भी बनाना चाहिए वीडियो, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे।
ऑब्जेक्टिव की। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है। पहला, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई। दूसरा, सीएजी को गठित किया गया। तीसरा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई या व्यवस्था की गई। वैसा ही प्रश्न जैसा पिछले लेक्चर में 1919 के लिए पढ़ा था, ये 1935 के लिए है। तीनों चीजें आप पढ़ चुके हैं। ये वाला अभी ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा 1935 की ही विशेषता है। ये वाला भी हमने बता दिया था कि 1935 में दो चीजें हुई थी, एक तो अपना संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था और दूसरा सीएजी का गठन हुआ था। और तीसरी चीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना या व्यवस्था की गई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 2 3, 1 2 1 3 या 1 2 3। तो इसका सही उत्तर होगा 1 3, 1 2 3 याद रखना, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन भी आया था, सीएजी को भी गठित किया गया था और अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना की गई थी। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मजा भी आता है, ऐसी बात नहीं है। जब थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो जाओ, कॉन्सेप्ट पढ़ पढ़ के बोर हो जाओ, तो ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लेना चाहिए। 1919 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 में से कितने सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था? 1919 के अधिनियम में जो वायसराय था उसकी परिषद में 6 में से कितने सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था? इसका सही उत्तर है 3, यानी कि 6 सदस्य हैं तो 6 में से 3 सदस्य भारतीय होंगे, आधे, 50%। कुछ चीजें अपनी समझ के लिए भी बोल लेनी चाहिए। अब नहीं लिखा 50%, लेकिन हो तो रहा है ना 6 में से आधे, तो यानी कि 50%। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? एक आग लगाई थी 1909 में और दूसरी आग लगाई 1935 में। अंग्रेजों ने एक बवाल किया था 1909 में, याद आ गया ना? पृथक निर्वाचन मंडल किसके लिए लाए थे? मुस्लिम के लिए, मतलब हिंदू और मुस्लिम को बांट दिया उनने आपस में। और दूसरी बार जब उनने किया तो पंजाब में जो थे, पंजाब में सिखों को उनने बांट दिया निर्वाचन के माध्यम से। इसके बाद मद्रास में जो गैर ब्राह्मण थे उनको अलग कर दिया। आंग्ल भारतीयों को अलग कर दिया। आग तो इनने बहुत लगाई थी, अपने हिसाब से ये चीजें करते थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने साथ इसलिए हो जाते थे क्योंकि इनको 1857 याद आ जाता था। पहली बार में ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी, और जरूर वो विद्रोह सफल नहीं हो पाया था, वो आंदोलन सफल नहीं हुआ था, लेकिन आग वहीं से लगी थी स्वतंत्रता की। सॉरी, इसका आंसर ही नहीं बताया। इसका आंसर है 1919। 1919 में सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों को उन्होंने बांट दिया था। पहले जातिगत आधार पर बांटा था, इसके बाद उन्होंने ऐसे बांट दिया, सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को सब अलग अलग है, सबके अलग अलग पृथक निर्वाचन मंडल है। पहले मुसलमानों को भी बहुत अच्छा लगा था, इसके बाद उनको बात समझ में आई कि ये तो हमारे साथ खेल गए। मॉन्टेग्यू घोषणा या रिपोर्ट को किस कांग्रेस नेता ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा? मॉन्टेग्यू जो घोषणा हुई थी, मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे स्टेटमेंट आए थे, उनमें से एक स्टेटमेंट ये भी था कि भारत का मैग्ना कार्टा बोला था किसी ने। किसने बोला था? एसएन मुखर्जी ने, एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से कोई नहीं? इसको तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये हो नहीं सकती। फिर एसएन मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ मुखर्जी एक महानुभाव थे, सॉरी बनर्जी बोलना था, हो जाती है कभी कभी। एसएन बनर्जी, किसने, किस भारतीय नेता ने? एसएन बनर्जी। एसएन बनर्जी ने बोला था कि ये भारत का मैग्ना कार्टा है। आपने पहली बार तो सुना होगा कि कांग्रेस में कब फूट पड़ी। कांग्रेस में पहली बार लाहौर अधिवेशन 1907 में पड़ी थी। दूसरी बार नहीं सुना होगा तो दूसरी बार आज सुन लो, 1999 में जब इन्होंने ये वाली बातें की, उदारवादी चीजें अलग हो गई, उदारवादी नेता अलग और कांग्रेस के जो साधारण नेता थे वो अलग। तो आज हमने फिर से 10 प्रश्न देखे, यानी कि 1919 से 1935 के अधिनियम से जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते थे उनको हमने कवर कर लिया है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ आपको टॉप 100 बैच के अंदर ही मिलेगी। ना सिर्फ ये सिर्फ 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसके बाद भी जितने क्वेश्चन हम बढ़ाएंगे आगे वो भी आपको दिखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए रक्षा एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो सभी। धन्यवाद।